हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो है ऑडिटिंग, बीकॉम थर्ड ईयर ऑडिटिंग के लिए। इसमें आपको ऑडिटिंग चैप्टर्स के मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस और उसकी फीचर्स, नेचर्स एसेट्रा बहुत सारी चीजें इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो एमसीक्यूज बेस पर उपस्थित है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत मेहनत करनी होगी और हर चीज को बहुत डीपली समझना होगा। तो मैं जो आज वीडियो लेके आया हूं उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है और आपको बहुत कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए आप सभी लोग और देखिए, आपको वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। आइए चलते हैं आपकी क्लास के लिए। तो यहां पर देखो, हम बात कर रहे हैं ऑडिटिंग की। ठीक, तो ये हमारे ऑडिटिंग है। ऑडिटिंग में हमने देखो क्या क्या इंक्लूड किया है। पहला चैप्टर आपका है अंकेक्षण क्या होता है, आशय क्या है, परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंकेक्षण। अंकेक्षण क्या होता है? अंकेक्षण का मतलब होता है कि अंकों या लेखा का परीक्षण करना। क्या होता है? लेखा परीक्षण करना। क्या कह रहा था? लेखा परीक्षण करना। ऑडिट जो होती है वो क्या होता है? किसी एक व्यक्ति के द्वारा लेखा पुस्तकों में जो लेखांकन का कार्य किया जाता है, अकाउंटिंग का काम किया जाता है, उसको एग्जामिन करता है कोई दूसरा व्यक्ति, उसका परीक्षण करता है, उसकी जांच करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? अंकेक्षण कहते हैं। तो यहां अंकेक्षण को लेखा परीक्षण भी कहते हैं, जिसका आशय है लेखों में लिखे गए अंकों का परीक्षण, अर्थात अंकों का परीक्षण करना। ठीक, ये तो क्या हुई मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। अब अंकेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा खातों में लिखी गई प्रविष्टियों की सत्यता, शुद्धता और प्रामाणिकता की जांच की जाती है, उसे हम अंकेक्षण कहते हैं। दूसरा है अंकेक्षण व्यापार की पुस्तकों, खातों की प्रमाणकों की सहायता से। ये जो वाउचर होते हैं, लेन देन में ट्रांजैक्शन का जो प्रमाण होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रमाणक कहते हैं, वाउचर कहते हैं। की सहायता से की गई विस्तृत जांच है, जिसके द्वारा यह देखा जाता है कि लेखा पुस्तकों व चिट्ठा बिल्कुल सही तरीके से बनाई गई, लेखांकन के नियमों के अनुसार बनाई गई है या नहीं है। तरीके से बनाई गई, लेखांकन के नियमों के अनुसार वो बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं, इस चीज की जांच करना ही अंकेक्षण कहलाता है। तो सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो अंकेक्षण का आशय होता है कि लेखापालक के द्वारा खाता पुस्तकों में किए गए लेखों की जांच करना कि उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटियां तो नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? अंकेक्षण कहते हैं। ये हमारा क्या हुआ? अंकेक्षण किसे कहते हैं? अंकेक्षण की परिभाषा हो गई। अब बात करते हैं अंकेक्षण की विशेषताओं की। देखिए, तो यहां अंकेक्षण की विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर देखो, पहला पॉइंट है अंकेक्षण जो होता है वो लेखा पुस्तकों की क्रमबद्ध और उद्देश्यपूर्ण जांच है। क्या है? उद्देश्यपूर्ण जांच है। किसकी है? लेखा पुस्तकों की क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक और ऑब्जेक्टिविटी को पूर्ण करती है उसकी। दूसरा पॉइंट है अंकेक्षण एक क्रिया मात्र नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। ये कोई क्या नहीं है? क्रिया नहीं बल्कि एक प्रोसेस है। इसमें हर एक चीज काम किसमें होता? प्रोसेस में किया था। दूसरा, अंकेक्षण लेखा पुस्तकों की स्वतंत्र जांच है। क्या है? स्वतंत्र जांच है। अंकेक्षण लेखा पुस्तकों की स्वतंत्र जांच है। जो अंकेक्षक होता है उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है, इसलिए एक स्वतंत्र जांच होती है। अंकेक्षण का उद्देश्य लेखा पुस्तकों की शुद्धता, सत्यता और विश्वसनीयता की जांच है। अंकेक्षण क्या करता है?
अंकेक्षण का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो लेखा पुस्तकों की शुद्धता और सत्यता और उनकी विश्वसनीयता की जांच करता है, जैसा कि पहले आपने इसकी परिभाषा में देखा था। अंकेक्षण में यह भी प्रमाणित किया जाता है कि खाते व लेखे लेखांकन के मानकों और मान सिद्धांतों के अनुरूप है या नहीं है। यानी अंकेक्षण में इस बात की भी जांच की जाती है कि जो लेखे किए गए हैं वो लेखांकन मानक और सिद्धांतों के अनुसार किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, इस बात का भी इसमें ध्यान रखा जाता है। छठवां पॉइंट है आपका, अंकेक्षण में यह देखा जाता है कि प्रत्येक प्रमाणक का लेखा कर लिया गया है और प्रत्येक लेखा के समर्थन में प्रमाणक उपलब्ध है या नहीं। यानी कि जो वाउचर्स के बेसिस पर हम अकाउंटिंग की बुक में ट्रांजैक्शंस करते हैं वो उनके साथ एडजस्ट किए गए हैं या नहीं किए गए, उनके साथ लगाए गए हैं नहीं लगाए गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि प्रमाणक फर्जी बना दिए गए हैं और उनके एंट्री पास कर दी गई हो। तो ये हमारी क्या है, अंकेक्षण की विशेषताएं हैं। तो पहला पॉइंट इसमें क्या था, अंकेक्षण क्रमबद्ध और उद्देश्यपूर्ण जांच है। दूसरा क्रिया नहीं प्रक्रिया है। यह लेखा पुस्तकों की स्वतंत्र जांच है। अब यहां आपसे पूछ ले निम्न में से 3 ये दे दिया, इसमें से एक उद्देश्य पूछ रहे, अंकेक्षण लेखा पुस्तकों की स्वतंत्र जांच नहीं है। ठीक, तो इन दो ये तो है, निम्न में से कौन सी अंकेक्षण की विशेषता नहीं है, क्योंकि हम इसी के वीडियो के आगे जो वीडियो बना रहे हैं उस वाले वीडियो में आपको सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। मैंने पहले इस वीडियो में आपको पूरे टॉपिक के बारे में समझाने गे, उसके बाद क्या करेंगे, इस टॉपिक के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो अगले वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारी क्या थी, अंकेक्षण की विशेषताएं थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग। इसमें प्रमाणित किया जाता है खाते और लेखे लेखांकन के सिद्धांतों मान्यताओं के अनुरूप बनाए गए हैं नहीं, और जो प्रमाणक लगाए गए हैं वो प्रमाणक उसके अनुसार लेखे किए गए या नहीं किए गए, इन सब चीजों को इसमें देखा जाता है। फिर आता अंकेक्षण कला है या विज्ञान है, ये इसकी प्रकृति के बारे में बात कर रहा है। देखो अंकेक्षण कला है या विज्ञान है, क्या है, अंकेक्षण कला है या विज्ञान है। तो अब यहां पर आपको यह बताना है कि अंकेक्षण कला और विज्ञान दोनों है। ठीक, क्या बताएंगे, क्या अंकेक्षण कला है, क्या अंकेक्षण विज्ञान है, क्या कला और विज्ञान दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको टिक करना होगा अंकेक्षण कला और विज्ञान दोनों है। अब यहां बात करते हैं कला क्या होती है। जो कला है वो किसी कार्य को करने का एक सर्वोत्तम ढंग या विधि होती है, करने क्या होती है, विधि होती है। और विज्ञान ज्ञान की वह व्यवस्थित शाखा है। विज्ञान क्या है, किसी वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में तथ्यों की क्रमबद्धता होती है। अभी हमने बताया विज्ञान क्या है, किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो इस अर्थ में अंकेक्षण एक कला है, क्योंकि एक जो ऑडिटर होता है उसने अपने सीखे हुए ज्ञान को व्यवहारिक रूप में किस प्रकार से लाता है, यह उसकी कला पर निर्भर करता है कि वह खातों की जांच कितने अच्छे तरीके से ढंग से कर देता है कि किसी व्यक्ति को यह भी नहीं पता चलता है कि गलती कहां की थी और कैसे पकड़ी गई है। तो ये उसकी क्या है, करने की एक विधि है जो अंकेक्षक के कार्य को सत्यम, शिवम और सुंदरम की भावना से संपन्न करती है। बात समझ में आ गई, जो अंकेक्षण के कार्य को, क्योंकि कला है और अंकेक्षण को एक क्या होना चाहिए, एक कलाकार होना चाहिए कि वो किस तरीके से अपने खातों की जांच करता है, ठीक, और उसमें किस तरीके से कमियां निकाल देता है। अंकेक्षण एक विज्ञान है, क्या है, विज्ञान है, क्योंकि इसमें क्रमबद्धता और नियमबद्धता दोनों के गुण पाए जाते हैं। बात आ गई समझ में। अब निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि अंकेक्षण कला और विज्ञान दोनों हैं। बात क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स, ओके। अब आते हैं, हम बात करते हैं अंकेक्षण के उद्देश्य की, ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग।
अब देखिए यहां पर हम बात करें तो अंकेक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो इस बात पर हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है लेखा पुस्तकों की सत्यता की जांच अंकेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य होता है। अब यहां पर क्या कह रहा है, ये लेखा पुस्तक यहां तक था, ये पॉइंट यहां तक है, ये इसके नीचे वाला है, ठीक। तो लेखा पुस्तकों की सत्यता की जांच अंकेक्षण का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। अब यहां पर देखो ये कह रहा है कि अंकेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य है, क्या करेंगे, लेखा पुस्तकों की सत्यता की जांच, ठीक, त्रुटियों का पता लगा नहीं। पहला पॉइंट क्या है, अंकेक्षण यानी सत्यता की जांच करना। तो लेखा पुस्तकों की सघन जांच करना ताकि लेखा पुस्तकों की सत्यता, शुद्धता और विश्वसनीयता की प्रमाणिकता सिद्ध हो सके। यानी जब लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है तो उसकी प्रमाणिकता, विश्वसनीयता और शुद्धता की जांच हो सके, ये अंकेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य होता है। दूसरा पॉइंट है लेखा पुस्तकों एवं लेखा विवरणों की प्रमाणिकता की जांच। तो यहां पर क्या कह रहा है, लेखा पुस्तकों एवं लेखा विवरणों की प्रमाणिकता की जांच। जो बुक्स, अकाउंटिंग बुक्स हैं वो, और जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट हैं उनकी प्रमाणिकता की जांच करना है। लेखा पुस्तकों में लेख का प्रमाणकों के आधार पर होते हैं, लेखे प्रमाणकों के आधार पर होते हैं। क्या बताया, लेखे प्रमाणकों के आधार पर होते। मैंने बताया कि प्रमाणक किसी व्यवसायिक लेन देन का एक प्रमाण होता है। तो प्रमाणकों के आधार पर क्या होता है, वाउचर्स के बेसिस पर हम अकाउंटिंग में एंट्री करते हैं। अतः अंकेक्षण में यह प्रमाणित करना होता है कि प्रत्येक लेखे की उचित प्रमाणक से मिलान करके यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि लेखा विवरण सत्य है। दूसरा पॉइंट है, अब आपका आता है तीसरा पॉइंट, त्रुटियों का पता लगाना। यानी कमियां कहां, अकाउंटेंट ने कहां कमी की है। अकाउंटेंट जो होते हैं, देखिए मानव की ये प्रकृति है, मनुष्य की प्रकृति है, वो कितना भी काम करे, जब वो एक ही तरह के बार बार काम करता है तो कहीं ना कहीं उसकी त्रुटियां हो जाती हैं, रह जाती हैं, और वह स्वयं को उसको पता नहीं चलती कि त्रुटि कहां हुई, गलती कहां हुई। उसकी त्रुटि की जांच करने के लिए ही अंकेक्षण कराया जाता है। अंकेक्षण का यह उद्देश्य होता है कि लेखा पुस्तकों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना रहे। और एक रूल्स होता है कि अकाउंटिंग में जो मिस्टेक हो जाती, जो त्रुटियां हो जाती, एरर्स आ जाती हैं, उनको कभी भी काट के सही नहीं किया जाता है, बल्कि उसकी जगह हम क्या पास करते हैं, रेक्टिफाइंग एंट्री, अशुद्धियां एवं सुधार के लेखे पास करते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है, लेखकेक्षण का जो उद्देश्य होता है वो होता है लेखा पुस्तकों में किसी प्रकार की त्रुटि ना रहे। गणितीय शुद्धता के साथ यह भी देखा जाता है कि लेखा पुस्तकों में कोई सैद्धांतिक, व्यावहारिक या अन्य प्रकार की त्रुटि ना हो। मतलब उसमें यह भी सब चीजों को जानकारी देखी जाती है, किसी प्रकार की कोई प्रिंसिपल या अदर टाइप्स की जो एरर्स होती हैं, कंपनसेटिंग एरर होती हैं, प्रिंसिपल्स एरर होती हैं, टोटलिंग एरर होती हैं, ठीक, तो ये सारी एरर्स ना हो, इन सब चीजों का भी पता लगाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका छल कपट का पता लगाना। अधिक फ्रॉड का भी पता करा जाता है। कैसे किया जाए, अंकेक्षण से व्यापार के स्वामी अथवा कर्मचारी द्वारा, किसके द्वारा, मालिक के द्वारा या फिर उसके कर्मचारियों के द्वारा छल कपट का भी पता लग जाता है। झूठ, नकली या अनुचित प्रमाणक लगाकर छल कपट करने की चालबाजी अंकेक्षण से ज्ञात हो जाती है। देखिए जैसे ऑडिटर आता है तो उसको पता होता है कि इस किस टाइप का ये वाउचर है और इसकी एंट्री कहां की जाएगी, और अकाउंटेंट को कभी कभी वो गलत तरीके से एंट्री कर देता है, कभी अमाउंट ज्यादा चढ़ा देता है, टोटलिंग कम कर देता है। तो ऐसी स्थिति में उस बात का छल कपट का भी पता आसानी से लग जाता है। फिर आता है वैधानिक अनिवार्यता की पूर्ति। देखिए
एकाकी व्यापार का अंकेक्षण कराना अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन जो कंपनियां होती हैं उनका अंकेक्षण कराना बहुत अनिवार्य होता है। कंपनी सहकारी संस्था में अंकेक्षण कराना अनिवार्य है। जहां व्यवसाय के स्वामी और संचालक अलग अलग व्यक्ति हो वहां अंकेक्षण अनिवार्य ही है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति के प्रति अविश्वास या संदेह नहीं रहता है। कंपनी और एक सहकारी कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होती है, इन दोनों का जो अस्तित्व होता है वो कैसा होता है, अपने सदस्यों से पृथक माना जाता है। जहां व्यवसाय के स्वामी और संचालक अलग अलग व्यक्ति हों उनका अंकेक्षण कराना अनिवार्य हो जाता है। इसमें किसी व्यक्ति के प्रति अविश्वास या संदेह नहीं रहता है। व्यवसायिक संगठन के कुछ स्वरूपों जैसे आयकर, जीएसटी, बैंक से ऋण आदि लेने में लेखे तभी स्वीकार होते हैं जब अंकेक्षण हो चुका हो। यानी कि अगर आप किसी से इनकम टैक्स, आईटीआर भरवा रहे, जीएसटी रिटर्न कर रहे, बैंक से लोन ले रहे हो, तो ये तभी प्रमाणित माने जाते हैं जब उनकी ऑडिटिंग हो चुकी होती है। तो ये हमारे क्या थे अंकेक्षण के उद्देश्य थे। तो ये अंकेक्षण के 5 उद्देश्य थे जो हमने बिल्कुल तैयार कर लिए हैं। अंकेक्षण के उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य होता है सत्यता की जांच करना, लेखा पुस्तक और लेखा विवरणों की प्रमाणिकता की जांच होती है, त्रुटियों का पता लगाना होता है, छल कपट का पता लगाना है, वैधानिक अनिवार्यता की पूर्ति होती है। ये 5 ऑब्जेक्टिव थे। अब हम बात करते अंकेक्षण के लाभ क्या क्या हैं। अंकेक्षण के लाभ क्या क्या हैं, देखिए तो यहां पर अंकेक्षण के कुछ लाभ बताए गए हैं। अंकेक्षण के लाभों को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट है, अंकेक्षण से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। पहला पॉइंट है, लेखा पुस्तकों की सत्यता, शुद्धता, पूर्णता और विश्वसनीयता की जांच करना। पहला लाभ तो ये होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट है, लेखा पुस्तकों में प्राप्त त्रुटियां, जो मौजूद त्रुटियां होती, एरर्स होती, उनका पता लगाया जाता है, ठीक। व्यापार में होने वाले छल कपटों से पर्दा उठ जाता है, यानी जब किसी चीज की जांच हो जाती है तो उन छल कपटों से पर्दा उठ जाता है। दूसरा है, बैंक से ऋण लेने में आसानी हो जाती है। मैंने अभी पीछे बताया था उसके उद्देश्यों में कि आयकर, जीएसटी आदि में तभी इनको हेल्प मिल जाती है जब इनका अंकेक्षण हो जाता है। फिर 5वां पॉइंट है, सरकारी कार्यालयों में अंकेक्षण किए गए खातों की प्रामाणिकता अधिक होती है। आपने देखा हो कि किसी सरकार में कोई काम हुआ हो या किसी कार्यालय में ऑफिस में कोई पहले क्लर्क रहा हो और एक नया क्लर्क आ गया हो, ऐसी जब सरकार बदलती हैं तो उसमें क्या होता है कि जो खाते होते हैं, उनकी फाइलें होती हैं, उनकी जांच की जाती है। तो पहले जो सरकार ने कुछ गड़बड़ी की है या किसी अधिकारी ने कोई गड़बड़ी की है, तो लेखापालक ने जो गड़बड़ी की है तो उनकी जांच बैठाई जाती है। तो उनका क्या की जाती है, ऑडिट की जाती है, उनकी जांच की जाती है खातों की दोबारा से। तो छल कपटों का पर्दा उठ जाता है, त्रुटियों का पता लग जाता है, ठीक। और उनकी जो, अगर किसी सरकारी कार्यालय में खातों की अंकेक्षण करा लिया गया है तो उसकी प्रामाणिकता अधिक होती है। कर प्रशासन को आसानी रहती है, यानी कि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अगर ऑडिटेड किए गए अकाउंट्स होते हैं तो उसमें उनको आसानी से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, टैक्स असेसमेंट किया जा सकता है, टैक्स डिटरमाइन किया जा सकता है। कंपनी की दशा में लाभांश और बोनस का भुगतान करने में आसानी होती है। जब खातों का अंकेक्षण हो जाता है तो कंपनी को लाभांश बांटने और बोनस का भुगतान करने में बहुत आसान हो जाता है। 8वां पॉइंट है, संस्था के स्वामियों में परस्पर विश्वास बना रहता है। इससे क्या होता है कि किसी प्रकार का मालिक और कर्मचारी के बीच में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं होता, एक दूसरे को संदेह की नजर से नहीं देखते हैं। 9वां पॉइंट है, व्यावसायिक संगठन के खरीदने या बेचने में सुगमता हो जाती है। क्या हो जाती है, आसान हो जाता है, क्योंकि
उनके हमने ऑडिट करा ली होती है। तो ये 9 पॉइंट हैं आपके अंकेक्षण के लाभ। अब आते हैं अंकेक्षण प्रक्रिया के कौन कौन से चरण हैं। स्टेजेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस। अब देखिए हम बात करते हैं अंकेक्षण की प्रक्रिया के। जो अंकेक्षण होता है, एक इफेक्टिव ऑडिटिंग होती है, वो एक कई स्टेप से होकर, चरणों से होकर गुजरती है। उसके कई स्टेप्स होते हैं। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंकेक्षण की नियुक्ति और योजना। सबसे पहले जो अंकेक्षक होता है कि अंकेक्षण किस तरीके से कराया जाएगा, उसकी नियुक्ति कैसे होगी और उसकी प्लानिंग करते हैं। तो सबसे पहले अंकेक्षक की नियुक्ति होती है, ऑडिटर जो होता है उसकी नियुक्ति की जाती है। इसके बाद अंकेक्षक व्यवसाय की क्या करता है, प्रकृति को समझता है और पूरे काम की योजना बनाता है। सबसे पहले अंकेक्षक नियुक्ति जब ऑडिटर होगा, वही हर एक कंपनी का मोस्टली एक अलग अलग ऑडिटर्स होते हैं, वो पहले से अपॉइंट कर लिए जाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन। जो इवैल्यूएशन होता है, उसका इंटरनल कंट्रोल जो होती है, उसका इवैल्यूएशन किस तरीके से किया जाता है। तो अंकेक्षक जो होता है वो यह जांच करता है कि संस्था के भीतर लेन देन को रिकॉर्ड करने की प्रणाली कितनी मजबूत है। यदि आंतरिक नियंत्रण अच्छा है, यदि आंतरिक नियंत्रण अच्छा है तो विस्तृत जांच की कम आवश्यकता होती है। देखिए जो इंटरनल रिकॉर्ड रखे जाते हैं हर एक संस्था के द्वारा अपने अपने यहाँ पर, तो जो बाहर के व्यक्ति आते हैं, ऑडिटर्स आते हैं, सीए वगैरह आते हैं, तो वो लोग उस चीज की पहले ये देखते हैं कि वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में जानते हैं। और अगर वो जान लेते कि रिकॉर्ड रखने की, अब मान लो उन्होंने ये पेपर डॉक्यूमेंट्स मांगा, फाइल मांगी, सर ये नहीं है, तो वो जानते हैं कि यहाँ पर झोल झाल जरूर की गई होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो आंतरिक नियंत्रण अच्छा है तो विस्तृत जांच की आवश्यकता कम होती है। तीसरा पॉइंट आता है अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करना। क्या करना, अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करना। अब फिर ऑडिट प्रोग्राम हम बनाते हैं। काम को व्यवस्थित करने के लिए एक लिखित योजना बनाई जाती है कि कौन सा कर्मचारी क्या काम करेगा और कब तक पूरा करेगा, इस बात को रिटन में लिख दिया जाता है। फिर आता प्रमाणन, बाउचिंग की जाती है। यह अंकेक्षण की आत्मा है। अब यहां क्वेश्चन देखो एक बनता है, अंकेक्षण की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप किसको बोलेंगे, प्रमाणक। ठीक है। इसमें प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों की जांच संबंधित रसीदों, बिलों और वाउचरों के आधार पर की जाती है। बात क्लियर, एक नंबर का मल्टीपल चॉइस। दूसरा सत्यापन एवं मूल्यांकन करना, वेरिफिकेशन की जाती है और वैल्यूएशन किया जाता है। चिट्ठे यानी बैलेंस शीट में दिखाई गई एसेट्स और लायबिलिटीज की भौतिक मतलब फिजिकल एक्सिस्टेंस क्या, उनकी प्रेजेंस क्या है, उनके सही मूल्य की जांच की जाती है। ठीक। दूसरा अब आता अंकेक्षण कार्यपत्र और नोटबुक, ऑडिट वर्किंग पेपर एंड नोटबुक। क्या किया जाता, पेपर्स बनाए जाते ऑडिट से रिलेटेड। जांच के दौरान मिले महत्वपूर्ण तथ्यों, कमियों और स्पष्टीकरणों को भविष्य के संदर्भ के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। उनको एक रजिस्टर में, उनकी नोटबुक में उनको लिख दिया जाता है। तो ये आपके 6 पॉइंट थे जो अंकेक्षण प्रक्रिया के चरण माने जाते हैं। ठीक। तो अब बात करते हैं पुस्तपालन, लेखाक्रम और अंकेक्षण का अंतर संबंध, यानी इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। इन सबके बीच में क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है और क्यों रिलेशन है ना। तो इस बात को हम पढ़ रहे हैं। किसमें कहा जाता है कि पुस्तपालन, लेखाक्रम और अंकेक्षण में गहन एक क्रियात्मक संगठन है, तो ज्वाइंट है तीनों एक दूसरे से। जहां बुक कीपिंग समाप्त होती है वहां से लेखाक्रम शुरू होता है, और जहां लेखाक्रम समाप्त होता है वहां से अंकेक्षण प्रारंभ होता है। मतलब कहने का ये है, ये हमारी
बुक कीपिंग है, ये हमारी अकाउंटिंग है और ये हमारी ऑडिटिंग है। ठीक, तो ये हमारी बुक कीपिंग, यहां पर हमने बुक कीपिंग कर ली। फिर अगली स्टेज पर हम पहुंचे अकाउंटिंग में, और अकाउंटिंग के बाद हमने ऑडिटिंग करवा दी। तो इस तरीके से ये हमारी सीढ़ियां हैं, यानी कि उनको एक से बाद एक एक के। अब पुस्तपालन में क्या होता है, सभी वित्तीय लेन देनों को रोजनामचा यानी जर्नल में तथा संबंधित प्रारंभिक पुस्तकों में प्रविष्टियां की जाती हैं। क्या किए जाती हैं, पुस्तपालन में क्या किया जाता है, एक बुक बनाई जाती है जर्नल। जर्नल में क्या किया जाता है, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सभी को तिथिवार लिख दिया जाता है। फिर जर्नल की सब्सिडरी बुक्स आती हैं। जर्नल की सब्सिडरी बुक्स में आपकी परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर, ये सारी चीजें, कैश बुक वगैरह, ये सब इसी में आ जाती हैं जर्नल की सब्सिडरी बुक्स में। इनकी प्रविष्टियां की जाती हैं। इन लेखों को लेजर बही में यानी खाता बही में खाताबद्ध किया जाता है। इनके अलग अलग अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं। लेखांकन में पुस्तपालन से प्राप्त लेखों के आधार पर तलपट बनाया जाता है। बनाना, तलपट से अंतिम खाते बनाना, चिट्ठा तैयार करके व्यापार की संपत्तियों और दायित्वों को दिखाना शामिल होता है। ठीक, ये बात क्लियर। अब बात करते हैं अंकेक्षण, यहां पर लेखांकन से है दूसरा पॉइंट। ठीक है, ये यहां पे आएगा लेखांकन वाला। अब आता अंकेक्षण। अंकेक्षण इस अंतिम खाते की गहन जांच है। जो हमने खाते बनाए, बैलेंस शीट बनाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उन सब चीजों की क्या एक अंतिम जांच होती है। इसके द्वारा अंकेक्षक यह प्रमाणित करता है कि लेखा पुस्तकें व्यापार का सच्चा और उचित चित्र प्रस्तुत करती हैं या नहीं कर पा रही हैं। प्रमाणन, मूल्यांकन और सत्यापन द्वारा लेखा पुस्तकों का परीक्षण किया जाता है। यह तभी कहा जाता है कि जहां पुस्तपालन समाप्त होता है वहां से लेखांकन प्रारंभ होता है, और लेखांकन पालन का कार्य समाप्त होता है वहां से अंकेक्षण प्रारंभ होता है। तो इन तीनों में इसलिए एक रिलेशन है, कोरिलेशन है, इंटर रिलेशन है, जिसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब आती लेखा पुस्तकों में की जाने वाली कौन कौन सी अशुद्धियां हैं। इन अशुद्धियों के बारे में हम लोग बात करते हैं। फिर आता है लेखापालक द्वारा, इसके द्वारा लेखापालक के द्वारा पूरी साथ, मैंने बताया था अभी आपको कि जो लेखापालक होता है, अकाउंटेंट होता है, वो बहुत सावधानी से पुस्तकों में प्रमाणकों के आधार पर, जो लेन देन होते उनके आधार पर लेखा करता है। फिर भी कुछ ना कुछ त्रुटियां, अशुद्धियां खातों में रह जाती हैं। इन त्रुटियों का वर्णन और वर्गीकरण निम्न है। तो पहला है भूल संबंधी त्रुटियां, एरर ऑफ ओमिशन, ये भूल संबंधी अशुद्धियां होती हैं। दूसरा है सैद्धांतिक त्रुटियां, एरर ऑफ प्रिंसिपल, यहां पे तो यहां पर एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक, तीसरा पॉइंट है आपका लेखांकन संबंधी त्रुटियां, एरर ऑफ कमीशन, और एक होती है क्षतिपूरक त्रुटियां, कंपनसेटरी एरर्स। क्या होती हैं, कंपनसेटरी एरर होती हैं। अब ये चार अशुद्धियां हैं। इन अशुद्धियों के बारे में हम लोग यहां पर विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। देखिए, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं भूल संबंधी त्रुटियां।
जब भूल से क्या होता है, ये त्रुटियां तब होती हैं जब कोई लेन देन लेखा पुस्तकों में दर्ज करने से पूरी तरह आंशिक रूप से छूट जाता है। भूल गए लेखा करना तो इसे भूल संबंधी त्रुटियां कहते हैं। एक तो होता है फुल ओमिशन, जब किसी सौदे का जर्नल या सहायक पुस्तकों में बिल्कुल लेखा ही नहीं किया जाता है, जैसे 5,000 का माल खरीदा लेकिन उसकी प्रविष्टि करना भूल गए, तो ये भूल की हो गई पूर्ण। दूसरा होता आंशिक लोप, पार्शियल ओमिशन, जब सौदे का लेखा एक खाते में तो हो जाता है लेकिन दूसरे खातों में खतौनी करना छूट जाता है, तो उसे हम पार्शियल ओमिशन कहते हैं। अब यहाँ पे सैद्धांतिक त्रुटियां आती हैं, जब लेखांकन के सारमान, जो लेखांकन के सिद्धांत होते हैं उनका पालन नहीं किया जाता है, तो ऐसी अशुद्धियों को हम सैद्धांतिक अशुद्धियां कहते हैं। इसमें अक्सर कर पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय मान लिया जाता है या इसके विपरीत, आयगत व्यय को पूंजीगत, पूंजीगत को आयगत व्यय मान लिया जाता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आयगत व्यय क्या होते हैं और पूंजीगत व्यय क्या होते हैं। तो देखो, पूंजीगत व्यय वे व्यय होते हैं जो किसी व्यवसाय की संपत्तियों को खरीदने और उसमें सुधार करने के संबंध में किए जाते हैं, तो उसे हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। और आयगत व्यय वे व्यय होते हैं जो किसी व्यवसाय को प्रतिदिन संचालन करने के लिए किए जाते हैं। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, मशीनरी की स्थापना पर की गई मजदूरी को मजदूरी खाते में डाल देना, जबकि उसे मशीनरी खाते में डेबिट किया जाना चाहिए था। अब देखो वेजेस लिखा है केवल, अब यहां लिखा है बेसिस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो बेसिस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी को लगाने में पैसा खर्च किया तो मशीनरी के कॉस्ट में जुड़ गया। अब वो तो मशीनरी कॉस्ट में जोड़ दिया तो वो हो गया पूंजीगत व्यय, और अगर केवल बेसिस में हमने डाल दिया तो ये हो गया आयगत व्यय, क्योंकि मजदूरों की सहायता से किसी व्यापार को चलाया जाता है इसलिए मजदूरी देना पड़ रहा है। अब आता है लेखांकन संबंधी त्रुटियां, तो यहां पर लेखांकन संबंधी त्रुटियों की अगर हम बात करें तो यहां पर बात कर रहे हैं लेखांकन संबंधी एरर ऑफ ओमिशन। ये त्रुटियां गणना करने, जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, टोटलिंग कर रहे होते हैं, पोस्टिंग कर रहे होते हैं, या इनका बैलेंस निकाल रहे होते हैं, या किसी मानवीय गलती के कारण होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लेखांकन। उदाहरण से गलत राशि लिख देना, 500 की जगह 5,000 लिख दिया, गलत खातों में खतौनी कर देना, राम के बदले श्याम को डेबिट कर दिया। तीसरा, जोड़ लगाना, टोटलिंग में गलती कर देना, जब हम बैलेंस को फॉरवर्ड करते हैं एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाते हैं, जब आप लिखते हैं टू बैलेंस बीडी और क्या लिखते हैं बाई बैलेंस सीडी, इस तरीके से जब आप लिखते हैं तो मान लो सपोज दैट यहाँ बैलेंस कुछ था और यहाँ का जब बैलेंस यहाँ से उतारा मैंने, यहाँ पे टू बैलेंस बीडी करके ले गए तो वहां कुछ और था, यहाँ कुछ और लिख दिया, तो ये भी गलतियां हो जाती हैं। अब आती है कंपनसेटरी एरर, तो यह कंपनसेटरी जो एरर होती हैं जब एक गलती का प्रभाव दूसरी गलती के प्रभाव से छिप जाता है या बराबर हो जाता है, तो उसे क्षतिपूरक त्रुटि कहते हैं। इसमें ट्रायल बैलेंस यानी तलपट का मिलान तो हो जाता है लेकिन खाते फिर भी अशुद्ध रह जाते हैं। जैसे यदि आपने राम के खाते में 100 रुपए कम डेबिट किए और साथ ही श्याम के खाते में 100 रुपए कम क्रेडिट किए, तो इन दोनों गलतियों ने एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर दिया। तो ये थी हमारी क्या थी, अंकेक्षण में होने वाली त्रुटियां। तो ये हमारे पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेज दें ताकि वो आपकी तरह वो भी पढ़ सकें। हिंदुस्तान पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।